अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सिंध और पंजाब के ताजरों से मुलाकातों में अहम लाहे अमल सामने आ गया है। मनी एक्सचेंज को टैक्स नेट में लाने का फैसला हो गया है। डॉलर तब्दीली पर इंटर बैंक रेट्स में शफाफियत लाई जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी लाने का प्लान है। वन विंडो ऑपरेशन को फाल किया जाएगा। इक्तसादी फैसला साजी को तकवीत देने के लिए मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो के लिए टास्क फोर्सेस तश्कील दी जा रही हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का किरदार अहम रहेगा। टैक्स चोरी, रिश्वत, करप्ट सिस्टम और स्मगलिंग का खात्मा होगा। फॉरेन निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद होगा। कौमी कॉरपोरेशंस को सुधारा जाएगा। माशी महाज पर इन इक़दामात से क्या मकासद हासिल हो सकेंगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अवाम की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते में चीनी की कीमत 50 रुपए फी किलो बढ़ गई है और फी किलो कीमत 215 रुपए से 220 रुपए हो चुकी है और इम्पोर्ट होने वाली चीनी 225 रुपए में पड़ेगी। इस बहरान का जिम्मेदार आखिर कौन है? पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। जब चीनी वाफिर थी तो एक्सपोर्ट किसने की और महंगे दामों इम्पोर्ट क्यों करना पड़ी? कितनी चीनी स्मगल हो गई, कितनी जखीरा अंदोजों के पास है? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात होगी नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की। 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो क्या होगा? जमानत मिलती है तो अदालत से मैच फिक्सिंग की कया सराइयों को तकवीत मिलेगी और अगर गिरफ्तारी होती है तो आइंदा इलेक्शन के लिए हालात किस तरफ जाएंगे? महंगाई के इस तूफान में वापस आकर भी क्या वोट मिल जाएगा? ये एक सवाल, इस पर भी बात करेंगे। एहतिशाम साहब, आपसे आगाज करती हूँ। सबसे पहले आर्मी चीफ की उन मीटिंग्स की बात जिनमें बहुत सी यकीन दहानियां कराई गई, दिया गया, लेकिन इस सब के बाद सबसे पॉजिटिव बात जो है वो ये है कि आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दैट मींस कि कारोबारी बरादरी अब एतमाद का इजहार कर रही है सरमायाकार साहब। बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एक मैसेज चला गया कारोबारी लोगों को भी और जिनका जिक्र किया आपने उन लोगों के बारे में भी कि क्या हुकूमत करने जा रही है। देखिए ना, बज़ाहिर तो ऑन द फेस ऑफ इट हम ये कह सकते हैं कि मईशत बचाओ ये एक बहुत बड़ी मुहिम लग रही है कि किस तरीके से हमने मामलात को ठीक करना है। ठीक है जी, इनकलाबी मिशन। ठीक है जी। अब सवाल इस वक्त दो तीन चीज़ें आपने बताई, इनमें एक दो चीज़ें और डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फाइलर निज़ाम, डॉक्यूमेंटेशन, वो कहते हैं कि जी जो आज तक हमेशा आप में हर बंदा कहता है कि जी आधी से ज़्यादा हमारी ब्लैक इकॉनमी है, कुछ तो लोग कहते हैं 70% है। ये डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, हमारे मसाइल वहीं कहीं रहेंगे। फिर ईरान से जो स्मगलिंग होती है तेल की, इतना बेताशा तेल वहाँ से आता है, उसको कह रहे हैं रोकने का फैसला। और ये जो हम 50 साल पुरानी बात है, अनवर रज़ा खान ट्रांजिट ट्रेड में जो फ्रॉड्स होते हैं, जो पैसा खाया जाता है, जो एक मुसीबत है, वो डॉलर जाता है किस तरीके से यहाँ से इसको रोकने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट। लेकिन बज़ाहिर तो सलमा लगता है कि मौजूदा फ्रस्ट्रेटिंग जो एनवायरनमेंट बन चुका है, जिसमें कारोबारी लोग, मैं तो हमेशा तमाम उनकी बुराइयों के जो हम लोग गिनवाते हैं, मैं फिर कहूँगा कि इन हालात में उनका इन्वेस्ट करना, पाकिस्तान में अपने कारोबार को लेके जाना, बेशक बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं। लेटेस्ट ये फिगर आ रहा है 150 मज़ीद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना पंजाब और सिंध में बंद हो गई है बहुत से हवालों से। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी था कि इस स्टेज पे एक आर्मी चीफ की तरफ से बैठ के 5-6 घंटे का लाहौर कराची का सेशन और लाहौर का भी तकरीबन इतना ही बड़ा सेशन है, और एक जो रिजॉल्व जो दिखाया उन्होंने आर्मी चीफ ने, वो जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है इसमें हमारे पॉलिटिकल लोगों का भी एक रोल रह गया है। मुझे डर है सलमा के, हमने देखा इससे पहले भी जनरल बाजवा ने भी एफर्ट किया, मुशर्रफ ने भी एफर्ट किया, मुशर्रफ के एफर्ट तो बड़ी हद तक कामयाब हो गए थे, लेकिन वो जो सियासत में आए तो चीज़ें ख़राब हुई थी। तो मेरा डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें बेहतरी की सूरत नज़र आती है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो फौरी तौर पर करने वाली हैं। ये ताजरों का छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर एतमाद बहाल होता है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो अब मज़ीद सरमायाकारी कारी नहीं करना चाहता, और हमारे जो जेन्युइन किस्म के इंसेंटिव हैं मिलने चाहिए। मसलन हम बिजली के बारे में कहा जाता है कि जी अनइंटरप्टेड बिजली गैस जो है ना इंडस्ट्री को दी जाएगी, इंडस्ट्री का पहिया चलता ही नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको अगर मेरा ख्याल है ये केयर टेकर्स इस वक्त इंश्योर कर लें, जो कि जाहिर सी बात है अब तो हर तरह का ब्लेम उन बेचारों पे आ रहा है, नए लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करनी है, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि अगर ध्यानदारी से एफर्ट हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना होगा। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ की मुलाकातें खा बिजनेस कम्युनिटी से हो, खास सदर से हो, इन सारी मुलाकातों के बाद कहा जा रहा है कि सितंबर का महीना बड़ा अहम है, तो सितंबर का जो मंजरनामा है वो आपकी नज़र में क्या है? सलमा, 4 तारीख हो गई और 26 दिन बाकी रह गए सितंबर के। मुझे लग रहा ये है कि बाकी 26 दिनों में इतना कुछ होने वाला है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी 26 दिनों में इतना कुछ ना हुआ। आप देखिए कि 9 सितंबर को तो सदर साहब जो है उनकी टर्म ख़त्म हो रही है। बिल्कुल।
وہ رہیں گے اگر جب تک نیا صدر نہیں نگران آتا. صدر کی حیثیت لیکن سے. احتشام صاحب وہ رہیں یا نہ رہیں, ان کو پیغام بڑا واضح دیا جا چکا ہے کہ غیر یقینی کی فضا وہ ان کو کریٹ کرنے کی اجازت نہیں میرا خیال ہے ہے. ان کو میسج مل گیا. آج خبر یہ ہے ڈاکٹر صاحب کو کنٹینیو کرنے کا ان کا فیصلہ ہے. اگر رہیں یا نہ رہیں ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن وہ غیر یقینی کی فضا جو ہے ان کو پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوسرا, سپتمبر کی 16 تاریخ آ رہی ہے, چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک واضح پیغام مجھے نظر آ رہا ہے عدلیہ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام انصاف کرنا ہے, آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. تو سیاسی اثر رسوخ کے تحت آپ نے فیصلہ سازی نہیں کرنی, آپ نے انصاف دینا ہے. یہ بھی بڑا کلیئر میسج ان کو چلا گیا. تیسری بڑی چینج آ رہی ہے کہ سپتمبر کے مہینے کے اندر ہی 3 3 اسٹار جنرلز انور صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس کی جگہ 3 نئے 3 اسٹار جنرلز آئیں گے جو بہت بڑی پوسٹ میں آپ سمجھیں. تو 26 دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ منی چینجز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اسمگلنگ کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے, اینٹی اسمگلنگ, اینٹی کرپشن, تو بہت کچھ سپتمبر کے مہینے میں بہت سے سرپرائزز ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے. انور صاحب, ڈالر تبدیلی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹر بینک میں جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو منی چینجز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈالرز کو ذخیرہ کر رہے تھے اور ڈالر اسمگل بھی کر رہے تھے, جس سے روپی بہت زیادہ ڈیویلیو ہوا. آپ کے خیال میں ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہے کیونکہ پورے مافیاز کام کر رہے ہیں؟ یہ گریجول پروسیس ہے یا یہ ون گو میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن آسان ہوگا؟ دیکھیے, چیف کی تاجر اور جو سرمایہ کار ہیں ان سے میٹنگز ہیں نا, یہ تو بڑی خوشائند بات ہے, اور وہ ان کو یہ اعتماد دینا ضروری ہے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کے جو پاکستان کے اندر انویسٹرز ہیں ان کو اعتماد حاصل ہوگا, اور جو دوسرے ممالک سے یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں اعتماد حاصل ہوگا. یہ ضرورت پیش کیوں آئی؟ سر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے جو سرمایہ کار ہے وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اپنی انڈسٹری بند کرتے جا رہے ہیں, پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. جہاں تک آپ نے بات کی منی چینجز والوں کی, دیکھیے یہ ایک مافیا ہے, ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن کم از کم سٹیپ شروع ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ بہتری کی طرف بڑھا جائے گا. یہ لوگ خود بخود آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی سیاسی حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی. یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم ان کو بہتر کریں گے معاشی صورتحال کو. وہ بہت سارے سٹیپس جو ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. دیکھیے اس ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کو یہ چونکہ اس سے لنک چیز ہے. آئی ایم ایف کو نہ تو یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس طرح پلان دے سکا ہے جس طرح بجلی کے بلوں میں ریلیف دینا تھا, تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایک بڑا کوئی فروٹفل سا ایک دیجیے کہ اگر آپ یہاں پر رعایت دیں گے تو اس کو کور آپ کہاں سے کریں گے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ یہ 200 ارب روپے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو کاسٹ سے نکال کے کر لیں گے, یہ کر لیں گے. ادھر سے ان کا ایک بڑا دلچسپ جواب بھی آیا کہ آپ نے ورلڈ بینک سے پہلے 40 کروڑ ڈالر لیے تھے ایف بی آر کے ریفارمز کے لیے, آپ نے ریفارمز کیا کی اس کا بتا دیجئے. اسی ریفارمز کے بدلے میں اب آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف جا رہے ہیں 30 کروڑ ڈالر لینے کے لیے. ریفارمز ہیں کہاں پہ؟ دیکھیے نا, یہ اعتماد کا فقدان ہے آئی ایم ایف کی اور موجودہ ہمارا سیٹ اپ کے دوران. اس کو بہتر کرنے کے لیے آرمی چیف ساری میٹنگز اور ملاقاتیں کر رہے ہیں, انہوں نے اونرشپ خود لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور وہ جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کر سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ول ہے, سیاسی لوگ ہیں, جو نگران سیٹ اپ ہے, ان کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا. دیکھیے جب آپ ایک مؤثر اور جامع پالیسی آئی ایم ایف کو نہیں دیں گے تو وہاں پر نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوگی بلکہ جو آپ کا سسٹم ہے اس پر اعتماد بھی نہیں کیا جائے گا. اسی سسٹم پر اعتماد کے لیے آرمی چیف خود اب میدان عمل میں آئے ہیں اور انہوں نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں, سیاستدانوں اس کے تاجروں سے بھی کر رہے ہیں, جو سرمایہ کار ہیں ان سے بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں تاکہ پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر ہو اور سیاسی استحکام ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. اس وقت پریورٹی ہے. 2 پوائنٹ جو ضروری ہیں بتانے نا جو اس ملاقات میں ڈاکٹر صاحب, اس میں کہ جتنے یہاں پہ افغانی اللیگل غیر قانونی طور پہ رہ گئے, فیصلہ کیا گیا ان کو یہاں سے نکالا جائے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چین سمیت $70 بلین کی انویسٹمنٹ بالکل تیار ہے, ابھی اس کو دنوں میں وہ پیسہ آنا اسی انویسٹمنٹ پہ میں ذوالفقار صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ذوالفقار صاحب, ابھی جو ہمارے دوست ممالک سے $100 ارب کے قریب جو سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے, 100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان میں آئے گی, اس کے لیے ون ونڈو آپریشن, ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کے علاوہ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کا کردار, یہ ساری چیزیں ان پہ امپلیمنٹیشن کتنی آسان ہوگی؟ پریکٹیکلی اس میں سے کیا پاسبل ہوگا جتنا پلان یا روڈ میپ دیا گیا آرمی چیف کی طرف سے؟ دیکھیں, جن حالات میں عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے اور جو صورتحال انہوں نے اس وقت فیس کی, جو انتشار اس وقت ملک کے اندر تھا, اور اس کے بعد اب جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, یہ شوقیہ طور پہ وہ نہیں کر رہے. یہ حالات پاکستان کے ایسے ان کو ملے.
کہ پاکستان کے کسی پولیٹیشین کے اوپر, کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ کے اوپر کوئی شخص اعتبار کرنے کو تیار نہیں, پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ڈیلا دینے کو تیار نہیں. تو ان حالات کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بلا شبہ اس کی ریلائزیشن ہوئی کہ اگر پاکستان کو اس وقت نہ سنبھالا, جو کہ یہ ٹائٹینک بالکل ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ICU کے اندر پاکستان پڑا ہوا ہے, تو اگر یہ پاکستان کی فوج اس کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہی کوئی نہیں, فرینکلی سپیکنگ. اس میں پاکستان کا گورننس کے ایشوز ہیں, پاکستان کے جو بیسک بنیادی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا, جس کی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ جو دور ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ جو نگران گورنمنٹ ہے, اس میں پولیٹیشین کو واضح میسج دیا گیا تھا کہ اس میں ہم مشکل فیصلے کریں گے, سخت فیصلے کریں گے, ناپسندیدہ فیصلے کریں گے, اور ہو سکتا ہے بہت سارے سیاستدانوں کو وہ فیصلے برے بھی لگیں. آنے والے دنوں میں کراچی سے آپ کو بڑی بڑی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی, اور وہاں پہ کچھ فرنٹ مینوں کی لسٹیں بن گئی ہیں, کچھ کو سٹاپ لسٹ کے اندر ڈال دیا گیا ہے, کچھ کو ڈال دیا جائے گا. جو سندھ کا سسٹم ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. یہاں پہ افغانیوں کی بات آلریڈی ہو گئی, باقی بہت سارے پوائنٹس ہمارے دوستوں نے ڈسکس کر دیے. لیکن جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے سلما, اس کے حوالے سے ون ونڈو آپریشن پہ ایک سخت ترین مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر جو مائن اینڈ منرلز اور پاکستان کا ایگریکلچر اور جو باقی ایسے ایریز ہیں جہاں سے فنڈز کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ فوکس کیا گیا. اور پاکستان کی تاجروں کا چونکہ بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال کرنے کا ایشو تھا, وہ بھی اس ملاقات کے بعد ایک اچھا میسج گیا. کم از کم لوگوں کو کنٹینیوٹی کا ایک میسج تو مل گیا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے, کچھ سیاستدانوں کے لیے بہت بری خبر ہے, وہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ابھی آفٹر افیکٹس ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. احتشام صاحب, آپ نے ایک طویل عرصے تک پاکستان کی اکانومی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, بڑا ڈیپلی دیکھا ہے. منی چینجرز پہلے بھی آپریٹ کرتے تھے پاکستان میں, لیکن ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے. اب ان کو اگر ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں تو ہم کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ جو قاسم کے ابا جو بہت برا میرے ساتھ سے کام کر کے چلے گئے ہیں سلما, وہ یہ ہے کہ جو 1957 کا جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے, اس میں جو انہوں نے ترمیمی اس انداز سے کی کہ ٹوٹل جس کو کہتے ہیں نا وہ گروی رکھتی ہے IMF کے پاس, کہ اسٹیٹ بینک ساری دنیا کے سینٹرل بینک جو ہے نا سلما وہ انٹروین کرتے ہیں مارکیٹ میں جب ضرورت پڑتی ہے. ریزرو بینک بھی امریکہ بھی اب نہیں کر سکتا. ابھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں ایسا دیکھا کہ انٹر بینک جو میں پیسہ ہے اس میں, اور یا آپ کا کر مارکیٹ میں دیکھ لیں, اوپن مارکیٹ میں یا گرے مارکیٹ میں اتنا فرق ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے تو چلے مصنوعی طریقے سے آپ ڈالر پھینک دیتے ہیں, یہ خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب تو ہمیشہ یہی کیا کرتے تھے, 100 ملین ڈال دیا, 50 ملین ڈال دیا مارکیٹ میں, مارکیٹ سٹیبلائز ہو جاتی تھی. اب موجودہ حالات میں یہ جو کرائسس پیریڈ ہے, اس میں اسٹیٹ بینک کے ہاتھ اتنے کاٹ دیے گئے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا یہ PTI کی حکومت میں جاتا ہے, جنہوں نے یہ بالکل جس کو کہتے ہیں یہ اب جو بات ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لمیٹیشن ہے, ہم نہیں کچھ کرتے. لیکن میرا خیال ہے سلما, اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے جو کل ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد سے نا, دیکھیں ایک پبلک کے اندر ڈر اور خوف کی بات ختم ہو گئی ہے. ریاست کا ایک روب ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ کچھ 10,000 بندوں کا جلوس ہے, ایک پولیس والا میں نے دیکھا ہے بغیر ڈنڈے کے, وہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اس سے آگے نہیں جانا. مجال ہے کہ کسی کو ضرورت ہوتی تھی آگے جائے. اب یہ ہے کہ میں نے اسلام آباد میں نہیں سڑکوں پہ دیکھا ہے 200 ٹیچر کھڑے ہوتے ہیں اور 1000 سے زیادہ پولیس والے ہوتے ہیں, اور جناب ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈر خوف نکل گیا. اس لیے لوگ جو ہے نا وہ جو ٹیکس چوری کر رہا ہے وہ اس کو پرواہ نہیں, اسمگلنگ جو کر رہا ہے, بیوروکریسی میں جو لوگ کر رہے ہیں, ہر سطح پہ جو کرپشن کی پریکٹس چل رہی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. میرا خیال ہے یہ اگر 2 ملاقاتوں میں ایک بڑا اسٹرانگ میسج جنرل عاصم کا چلا جاتا ہے, جو کہ کہا جاتا ہے بہت اپریشیٹ کیا گیا وہاں پہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے. ایک تو ایشورنس جو بار بار آ رہی ہیں کہ جی کنٹینیوٹی رہے گی, آپ انویسٹمنٹ کریں, باہر سے بھی پیسہ آنا چاہیے. اور یہ ڈر خوف جو کراچی میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے, جو بتا خوری ہے, آج دیکھیں دوبارہ سے بڑے حوالے سے وہ چیزیں دوبارہ شروع ہوگی. اس کو اگر روکنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں کچھ عافیت والی باتیں نظر آئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی دیر سے میں نے ایک ورڈ کئی بار یوز کیا کہ ایک روڈ میپ دیا اکانومی کا. وہ روڈ میپ ہے کیا, ہم نے کرنا کیا اکانومی کے ساتھ؟ جی یہ زبردست سوال ہے. روڈ میپ جہاں تک میں نے دیکھا ہے بڑا واضح ہے, بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے, اور اس کے 3 پلرز نظر آتے ہیں بڑے واضح طور. پہلا مرکزی رول جو ہے وہ SIFC کا ہے, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا. دوسرا اس کا پلر ہے سیاسی استحکام, اور تیسرا اس کا پلر ہے پالیسی کنٹینیوٹی, یعنی کہ پالیسی کا تسلسل.
ठीक। ये तीनों चीजें मिलके जो है ये फिर आपकी इन्वेस्टमेंट को बैरूनी भी और अंदरूनी भी उसको मिलके आगे बढ़ेंगी। एक और जो बहुत ही जबरदस्त काम किया गया है वो है निशानदेही करना। एक 5 सेक्टर्स की निशानदेही कर दी गई है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें माइनिंग है, उसमें आईटी है, और दूसरा ये कि टारगेट्स की निशानदेही कर दी गई कि ये पैसा आना कहां से है। और 3 बड़े जो सोर्सेज हैं पैसों के, वो एक तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जो अबू धाबी का सॉवरन वेल्थ फंड है, उसके पास कोई 750-800 अरब डॉलर के असासे हैं। दूसरा PIF कहलाता है, सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके पास कोई 700 अरब के असासे हैं। और फिर एक छोटा वाला है इस खित्ते में जो कतर इन्वेस्टमेंट फंड है तो वो 400 अरब रुपए का, अरब डॉलर का, लेकिन बाकियों से 2 से छोटा है। तो निशानदेही कर दी गई है किस सेक्टर में जाना है, निशानदेही कर दी गई है कि टारगेट क्या है, पैसे कहां से आना है, और वो 3 पिलर्स को वाज़ेह तौर पे सामने रख दिया गया। जबरदस्त। अच्छा अनवर साहब, वैसे ये इतना वेल प्लान्ड हमने जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस वक्त जिसको एलेबोरेट किया अभी डॉक्टर साहब ने भी, हमने माजी में नहीं देखा था। अभी ताजरों से जब मुलाकात हुई आर्मी चीफ की तो ताजरों ने भी कुछ सजेशंस दी। उसमें एक बात थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, जो हम माजी में सुनते थे 2 सियासी जमातों के दरमियान, हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग इसकी बात करते थे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या सियासी जमातों के साथ होगा, क्या वो ताजरों के साथ होना है? इसके एंड टू एंड जो फायदा उठाने वाले लोग होंगे, जो सार्फिन होंगे, वो कौन होंगे? सलमा, जो बिजनेस कम्युनिटी है हमारी, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी उन्होंने करना है और गवर्नमेंट के साथ करना है। देखिए, गवर्नमेंट ने उन्हें फैसिलिटेट करना है और उनको जितनी ज़्यादा वन विंडो ऑपरेशन करना है वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, हमारे यहाँ सरमाया क्यों नहीं आता, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जब भी कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको सुर्ख फीते की नज़र कर देता है, उसकी फाइल को इतनी ज़्यादा उसे हडल क्रिएट की जाती है कि वो बिजनेसमैन यहाँ से भाग जाता है। आज मैं इत्तेफाक से किसी बिजनेसमैन से बात कर रहा था तो उसने कहा मैं भी इस मुल्क से जाने की सोच रहा हूँ। मैंने वजह पूछी, उसने कहा बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुल्क से जा रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर आपको काम करने दिया ही नहीं जाता। देखिए, इसीलिए ये सारी चीज़ों का अहाता किया जा रहा है। आर्मी चीफ खुद। अच्छा, आपकी बात में कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें कि अगर सियासी जमातों और ताजरों ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना है, सियासी जमातों के स्टेक्स अलग है, ताजरों के स्टेक्स अलग है, बिजनेस कम्युनिटी कुछ और सोचती है, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ और सोचती हैं, हुकूमत में सारी पार्टीज नहीं होती, तो ये स्टेक होल्डर्स डिफरेंट है। तो ये सियासी जमातों के दरमियान ये होना चाहिए। देखिए, सियासी जमातों का है, सियासी जमात देखे ना, फर्ज करें तीनों में बड़ी जमातों में से कोई आ जाती है, PDM आ जाती, वो एक आकर इनिशिएटिव लेती है, जी हाँ इस पे बात है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी शामिल होंगे, उसके बाद मैं उसको आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से एक सेमिनार इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये हाल ही में हमने कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, PTI वहां पर नहीं आई। वहाँ वाली बात देखिए, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर बैठेंगी, वो इसको एक्नॉलेज करेंगी और वो इसकी ओनरशिप लेंगी, देन ये मामला आगे चल सकेगा। माजी में नहीं हुआ, हमने ये करवाया ना, लेकिन PTI उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थी, लेकिन वो उसमें इसलिए नहीं आया कि नून लीग आई हुई थी। वहाँ वाली बात कि वो नहीं आए, हालांकि उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्क और रियासत की बात थी, ये किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं था। और प्लेटफॉर्म हमने ऐसा प्रोवाइड किया कि चाहे उसको किया, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं, तमाम बिजनेसमैन कम्युनिटी वहाँ पर थी, सिर्फ हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। वहाँ पर एक श्याम साहब, एक वहाँ पर हमने वो चॉकआउट किया एक प्लान भी, उसको बड़े इकोनॉमिस्ट जो थे उससे पहले जब इनको इकट्ठा किया पॉलिटिशियंस को, उससे पहले हमने इकोनॉमिस्ट के साथ उनकी राय ली, उसकी बुनियाद पर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना, और जो उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका वो आज फिर वो एक क्योंकि स्टेक्स डिफरेंट है ना, स्टेक। और वो ये देखते ना कि ये शायद ये पॉलिटिकल पार्टी माली चले जाएगी अगर मैंने ये कर दिया। देखिए, अब तमाम सियासी जमातों को और ताजरों को और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको इकट्ठा बैठना होगा, उनको बैठकर एक प्लान चॉकआउट करना होगा, उसके बाद रियासत इसकी ओनरशिप लेगी और फिर इस पर इम्प्लीमेंट के लिए जो लाया अमल डॉक्टर साहब ने बताया उस पर चलना होगा हमें। बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार साहब, माजी में आर्मी चीफ जितने भी रहे हैं, सिपा सालारों को हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे इतना एक्टिव नहीं देखा जितने आसिम मुनीर साहब हैं। इसकी वजह क्या मौजूदा माशी सूरत हाल है? और अभी अनवर साहब ने जैसे जिक्र किया कि बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, आपने इस बारे में एक वीडियो भी शेयर की थी, किस कदर रश था पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। तो अब ये जो एतमाद लोगों का खत्म हो रहा था, उसको बहाल करने के लिए क्या ये भी वजह थी कि लोग पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान का जो टॉप ब्रेन ड्रेन का मसला है वो हल हो और लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करें, हालात साजगार हों? क्या इन वजूहात की वजह से आर्मी चीफ को इस बारे में ज्यादा फोकस करना पड़ा? देखिए, इसके बावजूद कि बहुत सारी बैशिंग की गई पाकिस्तान के अदारों के बारे में, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन फिर भी आज भी जो पाकिस्तानी कौम का प्राइड जो है वो पाक फौज है। आज भी आम आदमी पाकिस्तान की इस अदारे के ऊपर बिलीव करता है, इतबार करता है और उनकी बात आज भी सुनी जाती है। सियासतदानों की निस्बत उस पर यकीन किया जाता है। जब आर्मी चीफ ये बात करता है और फ्रंट फुट पे आके ये बात करता है तो उसका मतलब ये होता है कि लोग समझते हैं
कि इसका नतीजा कुछ बेहतर निकलेगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि मार्शाल्लाह जब भी लगता है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त कंटिन्यूटी एक होती है, उसका मैसेज होता है, तो पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाता है, पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आज भी मैं समझता हूं कि ये जो मैसेज गया है इसके असरात अच्छे निकलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जमहूरियत का जो हुसन है इस मुल्क के अंदर वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होते हैं, यहाँ पे अगर कंट्रोल्ड सिस्टम हो, थोड़ा सा निजाम को कंट्रोल करके आप लेके आगे चलें तो फिर चीजें बेहतर हो जाती हैं। दूसरी, आसिम मुनीर साहब को जिस तरह के हालात मिले, जिस तरह का पाकिस्तान मिला, और उस हालात के मुताबिक ये रियलाइजेशन टॉप लेवल पे हुई है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, आज अगर पाकिस्तान को ना संभाला गया तो आने वाले वक्त में फिर तारीख हमें माफ नहीं करेगी। तो पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर फर्ज भी है और कर्ज भी है कि वो कौम के एक बेटे हैं और जिस डायरेक्शन की तरफ वो लेके चल निकले हैं, अगर इसमें आप और मैं और पूरी कौम उनको सपोर्ट कर दें, विजन बहुत क्लियर है और उनका एक्सपीरियंस भी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो 2 अदारों के सरबराह रहे हैं इससे पहले भी, अब तो वो टॉप लेवल पे हैं, उनको बीमारी का पता है, अब वो बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हुए लेकिन पर्सनल उसमें इंटरेस्ट होता था, इसमें हमें नेशनल इंटरेस्ट नजर आ रहा है। जिस तरह अदारों को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, वहां पे सारे सियासतदानों ने अपने लोग भरे हुए हैं, वो बोझ उतारने की बात हो रही है, स्टील मिल को चलाने की बात हो रही है, पीआईए को ठीक करने की बात हो रही है, ऐसे बहुत से फैसले करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो बाहर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, तो ये सिलसिला भी रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो इदारे जो खसारे में हैं उनको प्राइवेट करने की भी बात हो रही है, जो एक मुश्किल फैसला माजी में नहीं हो सका। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करते हैं कि आखिर मुल्क से चीनी कहाँ गई। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा अवामी मसला चीनी इस वक्त महंगी हो चुकी है, मुल्क में चीनी का बहरान है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी और इंपोर्ट के बाद कीमत और भी ज्यादा हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये चीनी का टीका जो हमें लग रहा है अवाम को, ये कितना बड़ा टीका है और ये असल में फायदे में कौन है इस टीके? देखिए सलमा, सवाल वही 3 है कि टीका लगाने वाला कौन है और टीका कितना बड़ा है, उसकी अमाउंट क्या है और टीका लग किसको रहा है। हाँ, ये तो हम सबको पता है कि टीका हम सबको लग रहा है। ये तकरीबन 7 दर्जन शुगर मिल ओनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और उसमें से 7 दर्जन मिले हैं, 4 दर्जन खानदान ऐसे हैं जो उनको ओन करते हैं और सारे के सारे तकरीबन सियासी हैं और हर जमात में हैं। पीएमएलएन में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं और पीटीआई में भी हैं। अगर आपको याद हो, पीटीआई की हुकूमत के दौरान एक बड़ी जबरदस्त शुगर के ऊपर रिपोर्ट आई थी और उसमें नाम दिए गए थे बड़ी बड़ी शख्सियात के, और उनमें से बड़ी शख्सियात में से जहांगीर खान तरीन साहब का नाम था, खुसरो बख्तियार साहब का नाम था और ओमनी ग्रुप वाले, पीपल्स पार्टी वाले जो उनका नाम था कि ये लोग हैं जो टीका लगा रहे हैं। और 362 अरब रुपए की सालाना बेनामी की ट्रांजैक्शन होती है चीनी की मार्केट के अंदर और कोई 33 अरब रुपए की टैक्स की चोरी, सिर्फ टैक्स की चोरी चीनी के अंदर। तो टीका लगाने वाले हमें पता है कौन है, टीका जिसको लग रहा है वो भी हमें पता है। लेकिन इत्तेजाम साहब, मामला ये है कि आपको याद हो कि रॉबिन हुड की कहानी हम सुना करते थे कि अमीर आदमियों से वो पैसे लेके गरीबों को दिया करता था। यहाँ पे रिवर्स रॉबिन हुड का मामला है। यहाँ पे गरीबों की जेब से मुसलसल पैसा निकलता है। चीनी जिस तरह महंगी होती चली जाती है, आपकी मेरी जेब से पैसा निकल रहा है और वो जो 4 दर्जन खानदान है उनकी जेब में जा रहा है। तो एग्जैक्ट रिवर्स रॉबिन हुड वाला। इसमें जो आपकी बात करते हैं, जो फौरी वजह बनी ना, ये जो हमारे लिए मुसीबत बनी, देखिए कभी नहीं हुआ कि 100 से एकदम 200 हो जाए, सेंचुरी डबल सेंचुरी होगी। जो वजूहत क्या है, देखिए इतने प्लान तरीके से टीका लगाते हैं, इतने प्लान तरीके से जनाब ये जो हमारे मराजियात तबका है उनको फायदा पहुंचाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 30 अगस्त को डार साहब ने कहा था चीनी के ज़खायर जो ना मौजूद है हमारे पास वाफर मिकदार में और 16 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, तो हमें कोई परेशानी नहीं। 2.5 लाख टन चीनी जो है ना एक्सपोर्ट की गई, किसको फायदा पहुंचाया गया। उसके बाद से आप ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। एहसन इकबाल साहब को कन्फ्रंट किया कल किसी ने
तो वो कहते हैं कि जी देखिए ये तो आप पूछे जाके नवीद कमर साहब को, वज़ीर तजारत वो थे। आज मैं कोशिश कर रहा था उनसे रब्ता करने की, नहीं हुआ, लेकिन उनके सेनेटर वकार मेहदी हैं, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो बराए नाम ये मिनिस्ट्री थी, सारे माशी फैसले तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डार साहब क्या करते हैं। नहीं एहतशाम साहब, लेकिन ये स्ट्रेटजी बनाता कौन है? एक दूसरे पे ब्लेम गेम तो हो रही है। माजी में हम गंदम के साथ भी ये सलूक कर चुके हैं कि पहले एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद कीमत बढ़ा के वापस मंगवानी पड़ी और महंगे दामों बेची अपनी अवाम। देखें ये जिस तरह बाकी माफियाज है ना, ड्रग माफिया है, चीनी का माफिया भी उसी तरह ही है, लैंड माफिया भी उसी तरह ही है, फार्मास्यूटिकल वाले भी हैं, ये सारे के सारे। अब देखें ना, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, वो अगले दिन जो स्टेटमेंट मैंने सुना इनका फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का, वो कितनी बेबसी का मुजाहरा कर रही थी। वो कहने लगी, किसी ने पूछा कि जी बिजली इसमें जो आप बिजली के मद में और दूसरी मराहत में 700 से 800 अरब रुपया ये मराहत जाब्ता तबका ले जाता है, इसको आप नहीं ख़त्म कर सकते? तो वो कहती नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उन्हें कहा जी ये तो बड़े बासर लोग हैं। अभी देखें ना, अब इतना ज़्यादा वेल इंट्रेंच हमारा इस सिस्टम हो गया है। ये हमेशा हम बात करते हैं कि जी चीनी का एक स्कैंडल आया, एक रिपोर्ट आई, किस तरीके से पीटीआई के दौर में ये मामला उछला था, क्या हुआ, सॉरी करके बात खत्म होगी और सारा काम ठप होकर रहेगा। सवाल है कि कोई तो इनिशिएटिव ले। अभी मौजूदा हुकूमत को डेफिनेटली उठाना चाहिए मसला कि भाई 2.5 लाख चीनी मौजूदा हालात में क्यों आपने एक्सपोर्ट की, जब को पता था कि वाफद मिकदार में चीनी बराए नाम ही है। अब सवाल ये है कि इस पे कोई ये तो कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी, फिर फाइंडिंग से पता चलेगा इस पे क्या कुछ नहीं होगा। वो हमारे माफिया जो तगड़े लोग हैं वो फिर जीत जाएंगे। ठीक है जुल्फकार साहब, इस वक्त मसला मुल्क में चीनी की किल्लत है, कीमत है, या सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? देखिए वाकई किल्लत है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल है उनको फिक्स करना चाहिए। और आम आदमी अब यकीन करें कि इस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। वो समझता है कि ये कमेटियां बनाने का चक्कर, ये कमीशन बनाने का चक्कर से अब निकल जाना चाहिए। जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस तरफ एहतशाम साहब ने इशारा किया, या बाकी बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में हैं, अब उन लोगों को फिक्स करने का टाइम है। अगर आप कहते हैं कि आप मुश्किल फैसले करने के लिए आए हैं तो मुश्किल फैसले करें। जो अवाम की जेबों के ऊपर डाका डाल रहा है, जो खजाने के ऊपर डाका डाल रहा है, उसको पकड़ें। ये जंगीर तरीन साहब का जब नाम आया था, उस वक्त सजाद मुस्तफा बाजवा साहब उस कमेटी को हेड कर रहे थे। ये FIA के एक इंतहाई ईमानदार ऑफिसर है। उनको सजा ये दी गई कि उनको बुलवाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस पे और वहां पे कहा गया कि जंगीर तरीन साहब का नाम दे दें, फलाना नाम दे दें और FIR दर्ज कर दें। उन्होंने खुद मेरे साथ शेयर किया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं मेरिट के ऊपर करूंगा, जिसका जितना कसूर है वो करूंगा। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें जो FBR का रोल था, इसमें जो SCCP का रोल था, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो सारे इन अदारे जो बैठे हुए थे, इनकी मॉनिटरिंग के इश्यूज थे, वो उसने सारे उठाए और उसके बाद उसको मुअत्तल करके उस कमेटी से हटा दिया गया। और अगले दिन FIR दर्ज करके, मतलब सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग था, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग था, और उसमें जंगीर तरीन साहब को और कुछ और लोगों को फिक्स करना था। उसके बाद आप हैरान होंगे कि 4-6 फैक्ट्रियां जिसमें बहुत ज्यादा बेजाब्तगी थी, जिसको उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो कमेटी के हेड थे, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वहां पे शहजाद अकबर साहब के मामला तय हो गए थे। अब अगर इस तरह की इंक्वायरियां होनी है, आज भी FBR ने 38 ऐसी शुगर मिलों की मॉनिटरिंग का फैसला किया, जो सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है। लेकिन इसमें देखें सवाल क्या यह है चीज कि है, उसी तरह की जुल्फ़िकार अगर सुने, मॉनिटरिंग एक होनी मिनट, है। आपको याद है उस वक्त आटे और चीनी की एक बकायदा एक रिपोर्ट बनवाई गई थी, रिपोर्ट आ गई थी, रिपोर्ट में लोगों को बता दिया गया था ये नाम है, लेकिन कासिम के ने कहा मुठ रखो, उसको किसी को कुछ नहीं होने दिया, बात नहीं करने दी। मैं उस वक्त एक प्राइवेट चैनल पे थी, मुझे याद है ICT के रोल के बारे में भी बता दिया गया था कि उसमें कौन कौन लोग हैं, उसको भी दबा दिया गया। बिल्कुल ठीक है, हमें ये बेहतर तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उनको सामने लाना पड़ेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अगर बनता है या कमेटी बनती है तो लेट्स सी उसमें क्या आता है। अनवर साहब, पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पॉइंट स्कोरिंग हम देख रहे हैं। एक पार्टी कहती है कि उनके पास वजारत थी, वो कहते हैं किसी एक बंदे का काम नहीं था। अब चीनी के साथ भी डॉलर वाला सलूक हो रहा है। जो एक्सपोर्ट होनी थी वो तो हो गई, कुछ जखीरा अंदोजों के पास है और कुछ स्मगल हो रही है। अब इसका एस्टिमेट कहाँ से आएगा? अब इसके लिए ऑन ग्राउंड हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप माजी में ना ही जाइए तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि किसी का कुछ भी नहीं होना। यहाँ पर माफियाज इतने मजबूत है कि वो निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करते हैं, जो कुछ मर्जी हो जाए। आप देखें ना, कासिम कब्बा कहा करते थे कि मैं जो मेरे साथ करप्शन करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो खुद इसमें धंसते चले गए। पहली बात तो यह, किसी का कुछ नहीं होगा। आपने अगर निज़ाम को बेहतर करना है तो आप देखिए कि आज के दिन आपका पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है।
आप देखिए ना, चीनी इतनी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। आपने इन चीज़ों को बेहतर करना है। अब आपने ये नहीं कि किसी करप्शन की बुनियाद पर किसी को फांसी लगाना है। पहले को पाकिस्तान में लगाए फांसी, करप्शन की बुनियाद पर कुछ भी नहीं होगा। नैब का इदारा कंप्रोमाइज्ड है, FIA का इदारा कंप्रोमाइज्ड है। ये इतने बाअसर लोग हैं कि ये निज़ाम को अपने तरीके से चलाते हैं। जब उन्हें पता होता है कि मैंने सियासी किसी मुखालिफ के खिलाफ इस निज़ाम को मोल्ड करना है, वो कर लेते हैं। लिहाजा आपको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी ज़रूरी है। यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हंगामी जो स्टेप्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, जो कि आर्मी चीफ ले रहे हैं। हमें अब उनको मजबूत करना है। इसलिए मजबूत करना है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी और बका के लिए बाहर निकले हुए हैं। इसी तरह तमाम जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनको अपना अपना किरदार अदा करना है। अदरवाइज अच्छी चीज़ है कि केयर टेकर जो है ना, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं है, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके सियासी एजेंडा भी नहीं है। जी, तो जी। लिहाजा ये अगर काम करें, कर किसी सकते आर्मी हैं। चीफ की सपोर्ट हो, तो मेरा ख्याल है जो देखिए, क्यों नहीं बहुत कर अरसे सकते? से चाह रहे हैं उन्हें आप की खुद उम्मीद कर बताइए, सकते आप हैं। खुद इनको जानते हैं कि जो जितने लोग आए हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में काम करना जानते हैं। उनमें कुछ लोग पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन उनका एजेंडा नहीं है एकाध बंदा कि जिस तरह होना चाहिए। लिहाजा इन लोगों को भी चाहिए जो इस वक्त निगरान सेटअप में है कि आपने निज़ाम को बेहतर करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह, मैं किसी एक मिनिस्ट्री की बात नहीं करता, सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या इस पूरी गवर्नमेंट में मुझे कोई एक बंदा बता दें जो आर्मी चीफ को डिफेंड कर रहा हो, या इस गवर्नमेंट जो माजी में जो कुछ हुआ उसके मुतालिक कोई बात कर रहा हो? किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। जो ये स्टेप्स ले रहे हैं उसके बारे में तो कम से कम आपको बताना होगा इस पब्लिक को। लेकिन कोई बंदा भी नहीं है इस गवर्नमेंट में। लिहाजा आपको इस तरफ भी तवज्जो देनी जो चाहिए। पाकिस्तान लेकिन की काम अगर काम हो रहा है वो अपना नजर काम तो आएगा। करके मेरा बताया जो ख्याल है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा है उसको आगे आके डिफेंड करना चाहिए। इसके यहाँ कोई बात। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख पे बात करते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख आ गई है। उनकी पार्टी का कहना है कि 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। लेकिन जुल्फिकार साहब, इस महंगाई के तूफान में नवाज शरीफ वापस आके भी क्या कर लेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह नून लीग का एक तरीकाकार रहा है सियासत का कि एक मफाहमती ग्रुप और दूसरा मज़ाहमती ग्रुप, चूंकि मफाहमती ग्रुप का अब पीरियड खत्म हो गया है। उन्होंने 16 महीने मजे करने थे इक़्तिदार के, कर लिए, पैसा वैसा बनाया और बाहर जाके बैठ गए। अब दूसरे ग्रुप की बारी है। अब मज़ाहमती ग्रुप होगा, नए सिरे से बयानियां बनाने की कोशिश की जाएगी, इलेक्शन बर वक्त करवाने की बात की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई खुद छोटे भाई करके गए हैं, बड़े भाई उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मरियम साहबा एहतजाज करेंगी कि ये बिलों पे बहुत ज़्यादा भारी बिल आ रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए, महंगाई ख़त्म की जाए। और अभी से काम शुरू भी हो गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये 13 पार्टियां जो अभी गई हैं इक़्तिदार छोड़ के, वो अपने अपने हलकों के अंदर पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो एहतजाज में शामिल है। यानी लोगों को कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, यानी खुद ही कह रहे हैं, और लोग हंस रहे हैं आगे से कि भाई ये जुल्म तो आपने बड़ी मेहनत से हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तो आप भी कही जा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मियां साहब वापस आके कोई इन हालात के अंदर कोई नया नैरेटिव बना सकेंगे। एक ही नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो, एंटी स्टैब्लिशमेंट, जिसको रिस्पांस मिला था वो नैरेटिव प्रैक्टिकली अब चूंकि खत्म हो चुका है। 16 महीने दिन रात नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें की हैं और वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अब बड़ा मुश्किल होगा कि आते ही आप उससे हट के आप दूसरा कुछ स्टॉन्स लें। तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम की किसी पार्टी के पास कोई ऐसा नैरेटिव है जो पब्लिक के अंदर सेल हो सके। ये बड़ा मुश्किल लगता है जी मौजूदा हालात के अंदर। अब ये हालात बड़े मुश्किल है। अनवर साहब, वापस आने पे नवाज शरीफ की गिरफ्तारी होगी या जमानत होगी? अगर तो जमानत हो जाती है तो फिर परसेप्शन ये है कि ये समझा जाएगा कुछ हलकों में कि नए जो चीफ जस्टिस आएंगे उनके साथ मैच फिक्स था कि वापस आए आपको कोई नहीं कुछ कहेगा। और अगर गिरफ्तारी हो जाती है हालात मुश्किल हो जाएंगे। फिर दूसरी बात वोट मांगने की, इन हालात में किस मुंह से कैसे वोट मांगेंगे, क्या नैरेटिव होगा उनका? देखिए सलमा, में आपको जो फैसला आपने उस वक्त करना होता है
वही सूट करता है। देखिए उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो स्टांस था वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए मुस्लिम लीग नून को सूट करता था, इसलिए उन्होंने वो स्टांस उस वक्त अपनाया। लेकिन अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं, ना तो वोट को इज्जत दो और ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की बात है। अब नवाज शरीफ, मेरा जो ख्याल है, मुझे जो हमारी जो बात होती है इनके दीगर जो रहनुमा हैं उनसे, अब वो यहाँ पर आके ये स्टांस लेंगे, ये बयानियाँ देंगे कि हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, महंगाई को कम करना है, गरीब आवाम के लिए काम करने हैं। वो इलेक्शन के लिए अब ये नारा लेके आएंगे, एक बात। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा, जो अक्टूबर की डेट है वो मुमकिन है फिर दोबारा उसको रीशेड्यूल किया जाए। जब तक नवाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बेहतर नहीं हो जाते वो वतन वापस नहीं आएंगे। अभी उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब को लंदन में बुलाया था तो उन्होंने उनसे पूछा आपकी हद से ज़्यादा जो कुर्बत थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ज़रा उसको तो बताइए। फिर ज़ाहिर है उनकी जो भी भाई की गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन एक बात ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कुछ मर्जी हो जाए वो अपने भाई के खिलाफ कतई नहीं जाएंगे, ये ज़हन नशीन कर लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट जोर लगा ले, कोई आम आदमी लगा ले, उनको प्राइम मिनिस्टर का आप अगले 5 साल के लिए बता दीजिए कि आपको बना तो दिया, अगर फिर भी वो उनकी नहीं जमानत जाएंगे। नहीं होती तो फिर मैं शहबाज वही आप शरीफ साहब सर्च क्या करो ना। करेंगे? देखिए जब अभी इनके लिए भी हालात कोई साजगार, शहबाज शरीफ साहब और उनके लोगों के लिए, एक वफाकी वजीर जो इन्हीं की जमात से ताल्लुक रखते हैं उनकी जो करप्शन थी उसको भी प्रोब किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं देखा जा रहा, नैब उस पर भी काम कर रहा है, लिहाजा हालात इनके लिए भी बेहतर नहीं है। अब होगा वो कि जब तक उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है और वह गारंटी नहीं लेंगे, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब वतन वापस कतई नहीं आएंगे। यानी अगर तारीखें मिल रही है दैट मीन्स उनको गारंटी मिल गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त सबकी नजरें अदलिया पे हैं। अदलिया नवाज शरीफ के बारे में तो जो भी करेगी वो सो करेगी, लेकिन अदलिया बिजली की इस क्राइसिस में अपने लिए क्या कर रही है? अच्छा, अंदर की हालत अदलिया की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी अदालत का एक कमरा खास डिजाइन किया था। सही। और वो 7,600 स्क्वायर फुट का कमरा, इतना बड़ा उसमें अनवर साहब 40 टन का एसी लगा है। वाओ, 40 टन का एसी लगे हैं उसके अंदर। 40 टन का भी ऐसी हुआ। हमने पहली दफा सुना है, बड़ा कमरा है सर। सेंट्रली एसी। अच्छा, अब उसका जो बिजली का खर्चा है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो 1 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल करेगा। यानी जब वो 30 लाख चलेगा। अब तो वो नहीं है, अब तो नहीं इस्तेमाल हो रहा वो कमरा उनका। वो एसी तो चलाए रखते हैं वो वहाँ। तो सालाना आप समझिए 2-2.5-3 करोड़ रुपए का खर्चा होगा सिर्फ बिजली का, सिर्फ उस एक कमरे का। ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कर गए थे और जस्टिस अतर मंडेला साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि तो बड़ी ज्यादती होगी। उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ जाऊंगा तो मैं इसको एक ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर दूंगा। सही। उन्होंने ये कहा था। अब हालांकि ऑडिटोरियम तो डॉक्टर नहीं साहब बना, ये वो जो जज साहब नए जिनका आप जिक्र चीफ कर रहे जस्टिस साहब हैं आए। वो उनको दरवेश जज समझा जाता है। किसको दरवेश जज समझा जाता है जुल्फकार साहब? शौकत सिद्दीकी साहब के बारे में मशहूर है कि बड़े ईमानदार, दरवेशों ने क्या कर दिया आपके सामने? 40 टन का एसी है। 40 टन का एसी लगवा दी बिजली के इस क्राइसिस अच्छा, में। दूसरी चीज जो कही थी, अगर डॉक्टर साहब अगर ये दरवेश 40 टन का एसी इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल आदमी क्या करता होगा पाकिस्तान में? अच्छा, अब वो अतर मंडेला साहब ने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि एक तो मैं इसको ऑडिटोरियम बना दूंगा, सही। दूसरा उन्होंने ये कहा एहतशाम साहब कि ये केस नैब का बनता है। वाह, यानी नैब इसको इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, अच्छा ये तो अदालत का भी एस्पेक्ट हो गया, नवाज शरीफ की वापसी का भी। अब एहतशाम साहब आपकी नजर में बेचने को क्या है? हर पार्टी अपना कोई ना कोई मंशूर लेके आती है। कभी हम रोटी कपड़ा मकान का नारा सुनते थे, कभी नया पाकिस्तान का नारा सुनते थे। नून लीग के लिए तो सारे बयानिए पिट चुके हैं, अब क्या है? अच्छा सवाल है। देखें, पहली तो बात यह है कि ये जो भी बात हो रही है कि आएंगे तो क्या होगा। देखें, सबसे बड़ा लीगल चैलेंज उनके लिए यही होगा कि जो उनको बताया गया कि जी आप अकॉर्डिंग टू लॉ आप काउंटर हैं, मफरूर हैं, आप आएंगे, जेल में जाएंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, उसके बाद जमानत हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा जी आएँ तो अपने घर को कहा जाएगा कि जी जेल डिक्लेयर कर दें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है इस दफ़ा जब आएंगे उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। उनके ताल्लुकात सबसे बहुत बेहतर हैं और वो आ भी रहे हैं। उनको एक ही ख़तरा था 16 सितंबर का, वो अब ख़त्म हो जाएगी जब बंदियाल साहब चले जाएंगे, कोई उनका इशू नहीं होगा। असल बात यह है जो करने वाली है कि जी आके क्या करेंगे। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जी आके महंगाई को वो ख़त्म करेंगे। दूसरा जो आप पूछ रही हैं, देखिए अब उन्होंने बहुत सारे बयानियाँ बनाने की कोशिश की है, कोई नहीं बना। अब वो कह रहे हैं कि जी नवाज साहब आएंगे तो वो अनवर रज़ा वो कहते हैं अपने 4 साल की कारकर्दगी जो है ना उसको हम अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे। भाई बात है कि 4 साल की कारकर्दगी पिछली दिखाएंगे तो 16 महीने में जो आप लोग करके गए हैं लीडिंग पार्टी के तौर पे जो आपका रोल है PMLN का, क्या लोग उसको भूल जाएंगे? दूसरी बात है, आज उनका इंटरव्यू पढ़ने वाला है जी अपना ख्वाजा आसिफ साहब का, डॉन में है, लंदन गए हुए, वहाँ पे वो आतिका रहमान खातून ने उनका इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने पूछा जी कि अब आप इलेक्शन होने जा रहा है, क्या करेंगे? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कि जी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, हमें कितना खौफनाक मंजर देखने को मिलता है हम आपको बता नहीं सकते,
لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں, اس کا توڑ نکالنے کی کوشش کریں گے. مطلب وہ خود مان رہے ہیں کہ جی یہ 16 مہینے کی یہ حکومت کرنے کے بعد ان کی کتنی مشکلات ہیں لوگوں کے لیے, نہ بجلی, نہ گیس, نہ اور بہت سارے ایشوز ہیں, پاورٹی, ان امپلائمنٹ, اوور آل اکانومی کہاں چلی کی جائیے. تو وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے. ابھی تو تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جی ان کا جلسہ جلوس بڑا زبردست ہوگا. اللہ کرے پہلی کی طرح نہ ہو کہ جب شہباز شریف صاحب نے ہاتھ کر دیا تھا وہ 6 گھنٹے میں جلوس جناب وہ ایئرپورٹ سے گھر ہی نہیں پہنچ سکا تھا. تو میرا اپنا خیال ہے, دیکھیں اس وقت پی ایم ایل این کے پاس انور رضا کہ کوئی اس وقت بیچنے کے لیے چیز نہیں ہے. انہیں صرف یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہی بیچا جائے گا. وہی آئیں گے, وہ آ کے بتائیں گے اپنی, ویسے تو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے ابھی تک, وہ آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ جی 4 سال 3.5 سال سے آپ باہر بیٹھے ہیں, آپ ٹھیک بھی ہو گئے, آپ نے موجودہ پچھلے مہینے آپ نے یو اے ای بھی گئے, آپ اس کے بعد سعودی عرب گئے, اس سے پہلے آپ گھومنے پھرنے کے لیے یورپ بھی گئے تھے, آپ کیوں اتنا عرصہ باہر رہے. اب سوال یہ کہ آنے کے بعد کیا ہوگا. میرا اپنا خیال ہے سلمہ کہ اس وقت پی ایم ایل این خالی ہے, ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. نواز شریف صاحب آتے ہیں, کراؤڈ پلر تو ہیں, پی ایم ایل این میں طاقت انہی کی ہے, ووٹ بینک انہی کا ہے, تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی کی طرف, جس نے پنجاب میں خاصا اپنا کام لیکن کیا. آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں احتشام صاحب, ان کے پاس مہنگائی کو ختم کرنے کا پلان ہے, تو وہ کس لیے دبا کے بیٹھے ہیں؟ وہ شیئر کریں تاکہ عوام اس عذاب سے نکلیں. پبلک اوپینین کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.